Hello everyone, this is NCERT class 6th science chapter number 7 getting to know plants. So children, in this chapter we will study about some plants. तो बच्चों इस चैप्टर में हम पौधों के बारे में जानेंगे. So let's start our reading. I will explain in Hindi of this chapter. Go outside and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil. तो बच्चों आपको क्या करना है, बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों को देखना है. आप क्या देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, ग्रीन पैचेस की तरह दिखाई देते हैं हमें. Some have green leaves, while some others have reddish ones. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. और हम बच्चों क्या देखते हैं, कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लाल रंग की होती हैं. कुछ पौधों के फूल बड़े होते हैं और लाल होते हैं, और कुछ नीले, और कुछ पौधों में फूल होते ही नहीं हैं. We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? बच्चों, आपने अपने घर के आसपास, अपने स्कूल के रास्ते में, गार्डन्स में, बाग बगीचे में और स्कूल गार्डन में अनेक प्रकार के पौधे देखे होंगे. देखे हैं ना? Let us get to know the different parts of any plant. This will help us understand the differences between plants of different kinds. Can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in figure 7.1? Color the parts of the plant. तो चलिए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें. इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में हेल्प मिलेगी. क्या आप 7.1 फिगर में पौधे के जो तने हैं, जो उसका स्टेम है, शाखाएं हैं, जड़ हैं, पत्तियां हैं, उनका लेबल कर सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं. नाम लिखने के बाद आपको इसमें कलर भी भरना है. तो चलिए मैं आपको अभी पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें आपको लेबल करना है और कलर भी करना है. तो बच्चों ये पिक्चर है प्लांट की, जिसमें आपको इनके पार्ट्स लेबल करने हैं और कलर फिल करना है. Now we'll discuss about herbs, shrubs and trees. Activity 1. तो अब इस एक्टिविटी में हम herbs, shrubs और trees के बारे में जानेंगे. बच्चों herbs को हम हिंदी में बोलते हैं शाक, और shrubs को हम झाड़ी बोलते हैं, और trees को हम वृक्ष बोलते हैं. तो एक्टिविटी 1 में हम देखेंगे herbs, shrubs और trees के बारे में. Look closely at the stem and branches of plants much closer than you, plants that are about your size and plants which are much taller than you. तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें प्लांट के स्टेम और ब्रांचेस को बहुत ध्यान से देखना है. मतलब प्लांट के तने को और उसकी जो शाखाएं हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है. जो आपसे कम लंबे हैं उनको देखिए, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, हाइट में आपके बराबर हैं, उन्हें देखिए, और जो आपसे बहुत ज़्यादा लंबे हैं उनको आप देखिए. Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. अब बच्चों आपको क्या करना है, प्लांट के स्टेम को फील करिए, मतलब उसको छू कर देखिए, यह जानने के लिए कि जो उसका स्टेम है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, कोमल है या कठोर है. इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए. Take care that the stem does not break. Hug the tall plants to see how thick their stems are. और बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम स्टेम को एक तरफ धीरे से मोड़ेंगे तो वह टूटना नहीं चाहिए. लंबे पौधे के तने की मोटाई को नापने का हमें कोशिश करनी है. We also need to notice from where the branches grow in some plants, close to the ground or higher up on the stem. हमें यह भी जानना चाहिए कि जो शाखाएं होती हैं, जो ब्रांचेज होती हैं, वो भूमि के पास और तने के आधार से, मतलब जहाँ से तना शुरू होता है उसके आधार से कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं. We will now group all the plants we observed in table 7.1. Some examples are shown. You can fill the column 1,
2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. So students, table 7.1 is here. There are some categories of plants. तो बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें प्लांट नेम है और कॉलम 1 में हमें उसकी हाइट बतानी है और कॉलम 2 में हमें स्टेम की कैटेगरीज बतानी है कि स्टेम कैसी है हमारी, ग्रीन है, टेंडर है, थिक है या हार्ड है। और कॉलम 3 में हमें बताना है कि जो शाखाएं हैं, जो पेड़ पौधे की शाखाएं हैं वो कहाँ से निकलती हैं, वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर। और कॉलम 4 में हमें कैटेगरी ऑफ प्लांट बताना है। तो जैसे यहाँ पर प्लांट नेम में टमाटो लिखा हुआ है, तो टमाटो जो होता है उस प्लांट की जो हाइट होती है वो छोटी होती है, शॉर्ट होती है, तो वो छोटा होता है। और उसका जो तना होता है वो ग्रीन कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, मीन्स टेंडर होता है। और वो किस कैटेगरी में आता है, हर्ब कैटेगरी में, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपसे कम लंबे होते हैं, आपकी हाइट से कम लंबे होते हैं, वो होते हैं हर्ब। उसके बाद सेकंड यहाँ पर दिया है मैंगो। मैंगो का आपने आम का पेड़ देखा होगा, मैंगो ट्री आपने देखा होगा, तो वो बहुत लंबा होता है, मीन्स हमारी हाइट से काफ़ी लंबा होता है। और इसका जो स्टेम होता है वो बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है और बहुत हार्ड भी होता है। तो ये मैंगो जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, प्लांट की ट्री कैटेगरी में। इसके बाद आपने लेमन का प्लांट देखा होगा, वो लगभग हमारी हाइट का होता है, अबाउट माय हाइट, और उसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। और एट द बेस ऑफ द स्टेम, मतलब तने के आधार से होता है वो, और वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी ऑफ प्लांट, वो कहलाएगा shrub. Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. Example of each is shown in figure 7.3. तो बच्चों 7.3 में आपको A जो फिगर है वो हर्ब है हमारी, B फिगर हमारी जो है वो shrub है और C फिगर हमारी ट्री है। तो हम पहचान गए हैं कि जो प्लांट आपसे कम लंबे होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं हर्ब्स। जो हमारी हाइट के होते हैं, हमारी हाइट तक के होते हैं, वो कहलाते हैं श्रब्स। और जो बहुत बड़े होते हैं, उससे भी बड़े होते हैं, हमारी हाइट से बड़े होते हैं, वो कहलाते हैं ट्री। ए आपको हर्ब दिया है, बी फिगर आपको श्रब दी है और सी में आप देख रहे हैं कि वो एक ट्री है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. They are usually short and may not have many branches. Example figure 7.3a. तो हरे और जो कोमल तने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। ये अक्सर छोटे होते हैं, जैसे कि हम 7.3a फिगर में देख रहे हैं, और अक्सर इनमें शाखाएं नहीं होती हैं, मतलब इसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं। Some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. Some plants are called shrubs. Figure 7.3b is the example of shrubs. तो कुछ पौधों में शाखाएं जो होती हैं वो तने के आधार के पास से निकलती हैं, और जो स्टेम होता है वो उसका हार्ड होता है और अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं shrubs. 7.3b फिगर इसका एग्जाम्पल है। Some plants are very tall and have hard and thick stem. The stems have branches in the upper part, much above the ground. Some plants are called trees. 7.3c is the example of tree. तो और कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इनके जो तने होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। इनमें जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ट्रीज, मीन्स वृक्ष। 7.3 फिगर सी फिगर इसका एग्जाम्पल है। नाउ हियर इज पहेली। पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स हैव. डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स. हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, अ shrub और अ ट्री? Why do you think some of them need support to climb upwards? पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी और अंगूर के जो तने होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये हर्ब्स हैं, श्रब हैं या ट्री हैं, किस प्रकार एक दूसरे से
अलग है, भिन्न है। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. Figure 7.4 is the example of creepers. While those that take support and climb up are called climbers. Figure 7.5 is the example of climbers. These are different from the herbs, shrubs and trees. तो बच्चों, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं क्रीपर्स। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। तो 7.4 क्रीपर्स का एग्जाम्पल है और 7.5 क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल है। तो ये जो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं और ट्रीज हैं, ये आपस में भिन्न हैं, अलग हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. तो बच्चों, आप अपने स्कूल और अपने घर में कुछ पौधों की देखभाल जरूर करते होंगे। तो आप अपने घर और स्कूल में पाए जाने वाले ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर्स, इनके दो पौधों के नाम आपको लिखने हैं। Now let us know about stem. Observe closely the stems of different plants around you. Note down different structures, parts grown by the stem. Compare your observation with that of your friends. What do you find? Stems bear leaves, branches, buds, flowers and fruits. तो बच्चों, अब स्टेम को जानने के लिए आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें और उसमें स्टेम पर पाए जाने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स को, कुछ पार्ट्स को, कुछ संरचनाओं को, उनके भागों को ध्यान से देखें कि स्टेम पर क्या क्या निकला हुआ है। आप जब देखेंगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ इस चीज़ का को ऑब्जर्व करें और आप क्या देखेंगे कि तने में जो स्टेम है उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको मिलेगी लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, मतलब पत्तियां मिलेंगी आपको, शाखाएं मिलेंगी, एक कली मिलेगी, फल मिलेगा और फूल मिलेगा। तो स्टेम पर क्या क्या होता है? स्टेम पर होता है लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। नाउ हियर इज अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2. We would require a glass, water, red or blue ink and a soft stem. Pour water to fill 1/3 of the glass. Add a few drops of red or blue ink into the water. Cut the base of the stem and put it in the glass as shown in figure 7.6. तो बच्चों, एक्टिविटी 2 को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, रेड ब्लू इंक चाहिए और एक सॉफ्ट स्टैम्प चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? ग्लास को 1/3 ग्लास में 1/3 ऑफ पानी, मतलब 1/3 वाटर फिल करना है और पानी में लाल रंग की और रेड कलर की या फिर ब्लू कलर की इंक की कुछ बूंदें हमें डालनी है। उसके बाद स्टैम्प को, जो हमने एक सॉफ्ट स्टैम्प लिया है, उसको ग्लास में रखना है, जैसे कि 7.6 अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगी, उसमें आपको पूरा दिखाया गया है कैसे रखना है। और अगले दिन इन शाखाओं को देखना है कि इसमें क्या हुआ। तो क्या बच्चों, आपको तने का कुछ भाग लाल नजर आया? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर की तरफ चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों में और इसकी जो वेन्स है उसमें भी आ जाता। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो बच्चों, ये है हमारा फिगर 7.6, स्टेम इन अ ग्लास विद कलर्ड वाटर। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ग्लास है, उसमें 1/3 ऑफ वाटर यहाँ पर लिया है हमने, उसमें एक प्लांट का इसमें तना डाला हुआ है और आप देख रहे हैं कि कलर जो है तने तक पूरा आ गया है। From this activity, we see that the stem helps in upward movements of water. The water and minerals go to leaves and other plant parts attached to the stem. तो बच्चों, इस एक्टिविटी को करने के बाद हमने क्या देखा कि पानी जो है वो तने में ऊपर की तरफ चढ़ता है। तना जो होता है वो पानी को सोख लेता है। जैसा बच्चों हमने देखा कि रेड इंक जो है वो पानी में थी और वो तने में आ गई, तो इसी तरीके से जितने भी खनिज होते हैं वो जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लीफ मीन्स पत्ती।
Observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of same size, shape and color? तो बच्चों, आपको अपने आसपास के पौधे की पत्तियों को ध्यान से देखना है। क्या उनकी शेप, साइज और कलर, जो उसकी आकृति है, उसका आकार है, उसका रंग है, एक जैसा होता है? नहीं। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। आपको इतनी नोटबुक में बनाना भी है। How are leaves attached to the stem? The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. तो यह जो तना है, ये किस प्रकार से पत्ती जो है वो तने से जुड़ी होती है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे हम petiole कहते हैं। The broad green part of the leaf is called limma. Figure 7.9 is the example of leaf. Can you identify these parts of the leaf in plants around you? और बच्चों, लीफ के, पत्ती के चपटे हरे भाग को हम लाइमा कहते हैं। 7.8 फिगर में हम देखेंगे। क्या आप अपने आसपास के पौधे की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पैटियोल होते हैं? ये हम देखेंगे अभी। तो ये देखिए, पेज नंबर हमें ये दी है 55 पर 7.8 फिगर दी है अ लीफ। ये आप यहाँ पर एक पत्ती देख रहे हैं जो कि स्टेम से अटैच है और इसका पैटियोल पार्ट आपको बताया गया है। जो स्टेम से अटैच है वो पैटियोल पार्ट है और लाइमा पार्ट बताया गया है जो कि हरे रंग का चपटा भाग है। Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. पत्ती के विषय में और ज़्यादा जानने के लिए चलिए हम उसकी एक इम्प्रेशन लेते हैं। पहले लीफ रखते हैं और उसका इम्प्रेशन लेते हैं। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती कुछ विशेष छाप नहीं छोड़ती है, इम्प्रेशन नहीं छोड़ती है, तो हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसको जान सकते हैं। चलिए करते हैं एक्टिविटी नंबर 3। इसमें देखिए क्या है, आपको क्या करना है। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। होल्ड it in place as shown in figure 7.9. Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज या फिर अपनी कॉपी के पेपर के नीचे रखिए, जैसे कि 7.9 फिगर में आपको दिखाया गया है। इस तरीके से आप कर सकते हैं और एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर दबाकर उसको पकड़े रखिए। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़कर उसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे उसको रब करिए, उसको रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ कुछ इम्प्रेशन दिखाई देता है? क्या यह छाप जो है वो पत्ती की तरह है? These lines on the leaf are called veins. Do you see a prominent line in the middle of the leaf? This is called the midrib. The design made by the veins in a leaf is called the leaf venation. If this design is net, like on both sides of midrib, the venation is reticulate. Figure 7.10a is the example of this. In the leaves of grass, you may have seen that the veins are parallel to one another. This is parallel venation. Figure 7.10b is the example of parallel venation. Observe the venation is as many leaves you can without removing them from the plant. Draw the pattern and write names of some plants having reticulate and parallel venation. Shall we now find out some of these functions of a leaf? बच्चों, पत्ती की इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? इन्हें वेन्स कहते हैं, मतलब शिरा कहते हैं। और क्या आपको पत्ती के बीच में एक मोटी सी वेन दिखाई देती है? इसे हम मध्य शिरा कहते हैं, मतलब मिड रिब कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं, मतलब लीफ विनेशन कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो इसे हम कहेंगे शिला विन्यास, मतलब इसका जाली का रूप। अब आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये जो शिराएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं।
ऐसी शिराविन्यास को हम समांतर शिराविन्यास कहते हैं, मतलब पैरेलल वेनेशन कहते हैं। फिगर 7.10 इसका बी वाला पार्ट इसका एग्जाम्पल है। विभिन्न पौधे की पत्तियों को बिना तोड़े उसके शिराविन्यास को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए अब हम यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। इसके लिए हम देखते हैं अपनी एक्टिविटी 4 जो कि पेज नंबर 56 पर है। एक्टिविटी 4 में हमको क्या करना है? वी विल रिक्वायर्ड अ हब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड थ्रेड। बच्चों, हमें इसके लिए एक हब पौधा लेना है, ठीक है। पॉलिथीन के 2 ट्रांसपेरेंट बैग लेने हैं और कुछ धागा लेना है। Do this activity during daytime on a sunny day. Use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun. Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it all in the sun. बच्चों, इस एक्टिविटी को दिन के समय करना चाहिए जब धूप अच्छे से निकली हुई हो। और इस एक्टिविटी के लिए आपको एक हेल्दी और एक अच्छी तरह से सींचा हुआ धूप में रखा हुआ पौधा लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को, जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। 7.1 फिगर में आपको दिखाया है। और दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। After a few hours, observe the inner surface of the covers. What do you see? Are there any droplets of water? How do you think they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. बच्चों, कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन को अंदर से ध्यान से देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में पानी की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? एक्टिविटी के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलिएगा। Water comes out of leaves in the form of vapor by a process called transpiration. Plants release a lot of water into the air through this process. We will learn more about this in chapter 14. पानी की ये जो बूंदें हैं ये पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है, मीन्स वेपर के रूप में निकलती है। और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसको हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। और इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 14 में डिटेल में पढ़ेंगे। Why did we tie a cover around the leaves? What we have seen the water. हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधे के ट्रांसपिरेशन से निकलने वाली जल वाष्प को हम कहीं और देख पाते हैं? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? What makes the water appear on the polythene bag? In chapter number 5, we noticed water changing into different forms in some of our activities. Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? बच्चों, पानी जो है वो कई फॉर्म्स में, कई अवस्थाओं में बदलता है और इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा था। आपको याद है ना? क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में दोबारा से पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य होता है, आगे हम पत्तियों के कार्य को पढ़ेंगे। बच्चों, ये हमारी एक्टिविटी 5 है जिसमें हम पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए हमें। इसके लिए हमें चाहिए लीफ, स्पिरिट, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयरन सॉल्यूशन इस एक्टिविटी के लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें एक पत्ती डालेंगे, उसमें रखेंगे और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डालेंगे जिससे पत्ती पूरी तरह से अच्छे से उसमें स्पिरिट में डूब जाए। अब हम बीकर, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसको जल से आधा भर देंगे और बीकर में रख देंगे। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहेंगे जब तक पत्ती से हरा रंग बाहर नहीं निकल जाता पूरी तरह से। अब पत्ती को परख नली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालेंगे। जल से
उसको अच्छे से धोएंगे पानी से और इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलियम की जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसकी कुछ बूंदें डालेंगे, जैसे कि 7.12 फिगर में हमको दिखाया गया है। बच्चों ये है 7.12 फिगर, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। What do you observe? Compare your observation with those done in chapter 2 when you tested food for presence of different nutrients. Does this mean that the leaf has starch in it? In chapter 2 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch. Potatoes get this starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. For this they also use water and carbon dioxide. बच्चों आप क्या देखते हैं, आप इस टेस्ट के दौरान चैप्टर नंबर 2 में जो फूड के ऊपर एक टेस्ट किया गया था जिसमें यह पाया गया था कि खाने में विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि पत्ती में भी स्टार्च होता है? हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा कि कच्चे आलू में भी स्टार्च उपस्थित होता है। आलू में यह स्टार्च पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, लेकिन पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं और इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकलती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया होता है वो पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में वहाँ पर संग्रहित रहता है, वहाँ पर स्टोर्ड रहता है। बच्चों 7.13 फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, जहाँ पर पहेली और बूझो नाम के 2 बच्चे हैं। इनमें से कौन सा बच्चा जो है वो अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है? तो यहाँ पर पौधों को पानी दिया जा रहा है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कौन ठीक से जल दे रहा है। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए हम इसे हम एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। हमारी 6 एक्टिविटी है। आप पहले पिक्चर ध्यान से देखिए और आपको देखने से पता चल रहा होगा कि जो यहाँ पर बॉय है वो बाहर की तरफ पत्तियों पर पानी दे रहा है और जो गर्ल है वो गमले के अंदर पॉट के अंदर जहाँ पर खाद है, मिट्टी है, उसमें पानी दे रही है। तो सही तरीका क्या है? गर्ल का सही तरीका है। इसको हम एक्टिविटी 6 में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। एक्टिविटी 6 को करने के लिए हमें 2 पॉट चाहिए, 2 गमले, कुछ मिट्टी चाहिए और हमें खुरपी चाहिए खोदने के लिए, और हमें क्या चाहिए? कैंची या ब्लेड चाहिए और पानी चाहिए। कैंची ब्लेड दोनों ही चाहिए और पानी चाहिए। इस एक्टिविटी को करने के लिए 4-5 स्टूडेंट्स भी होने चाहिए हमारे पास। क्या करना है हमें? सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम out with roots. Take care that their roots do not break. Plant one of them in pot, a figure 7.14a. Cut off the roots from the other plant and plant it in pot B, figure 7.14b. Water them regularly. Observe the plants after a week. Are both plants healthy? बच्चों इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें बगीचे में से 2 पौधे निकालने हैं और इतनी सावधानी से निकालने हैं कि उनकी रूट्स को नुकसान ना पहुंचे, मतलब रूट्स के सहित निकालने हैं। उसके बाद क्या करना है? उसमें से एक पौधे को जड़ के सहित एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, जैसे कि 7.14a में हमको दिखाया गया है, और दूसरे पौधे की जड़ को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए, जैसे कि 7.14b में हमको दिखाया है, और इसको रेगुलरली हमको पानी देना है दोनों गमलों में। 1 सप्ताह के बाद 1 वीक आफ्टर हम लोगों को देखना है कि क्या हुआ। क्या दोनों पौधे स्वस्थ दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया है, लेकिन एक ही जड़ नहीं थी। क्या आप इस एक्टिविटी से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? वो क्या है? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 7। बच्चों ये 7.14 फिगर है, ए और बी दोनों दिखाई गई हैं, जिसमें एक में पॉट में आपको रूट्स भी दिखाई दे रही हैं और दूसरे में हमने रूट्स को कट कर दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है। बच्चों इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। हमें क्या करना है? 2 कटोरियाँ लेनी हैं, इसमें भीगी हुई रुई को रखना है। एक कटोरी में चने के 3 या 4 बीज और दूसरी कटोरी में मक्का के दाने रखने हैं। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखना है, मतलब रुई हमेशा गीली होनी चाहिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नया ना बन जाए।
उसमें स्प्राउट्स ना निकल आए। 1 सप्ताह बाद उसे खींचकर रुई से बाहर निकालने की कोशिश करनी है, जैसे कि 7.15 फिगर में दिया हुआ है। क्या जो नया जो उसमें स्प्राउट निकला है वो आसानी से रुई से बाहर खींच आता है? क्यों? In activity 6, we could not pull out the plants from the soil right. We dug them out. This is because roots help in holding the plant firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. You have seen that there are different kinds of stems and leaves. Do the roots also show a variety? Let us find out. बच्चों, एक्टिविटी 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते। उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ें जो होती हैं वो पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं, उसको जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है, ठीक है, एंकर कहा जाता है। और आपने देखा कि तने और पत्तियां जो हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका हम पता लगाते हैं कि जड़ें भी डिफरेंट होती हैं या नहीं। बच्चों, एक्टिविटी 8 में फिगर 7.16 ए को और 7.16 बी को आप ध्यान से देखिए। आप चने के पौधे की जड़ को देखिए। क्या यह पिक्चर 7.16 ए के समान है, बिल्कुल एक जैसी लगती है, या फिगर 7.16 बी की तरह है? मक्का के पौधे की जड़ कैसी है? जड़ों की आकृति के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का तथा चने को लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ में क्या समानताएं हैं और वे किस रूप में एक दूसरे से अलग हैं? ऐसा लगता है कि जड़ें जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बच्चों, रूट्स को जानने के लिए हमें क्या करना है? खुले मैदान में जाना है जहाँ बहुत से प्लांट्स उगे हुए हों, और वहाँ पर मिट्टी को खोद कर प्लांट्स को बाहर निकालना है और उसकी जड़ को धोकर हमें देखना है कि आपको ध्यान से देखिए कि पौधे की जो जड़ें हैं या तो 7.16 ए फिगर की तरह होंगी या 7.16 बी की तरह होंगी। बच्चों, जिन पौधे की जड़ें 7.17 ए फिगर की तरह हैं उन्हें हम टैप रूट कहते हैं, और छोटी जड़ों को हम लैटरल रूट्स कहते हैं। Plants with roots as shown in figure 7.17b do not have a main root or roots seem similar and these are called fibrous roots। और 7.17b के समान है जो पौधे की जड़ें 7.17b के समान है, उनमें कोई मेन आपको रूट नहीं दिखाई दे रही है। तो जिनमें एक समान दिखाई देती हैं जो जड़ें, उन्हें हम रेशेदार जड़ कहते हैं, मतलब फाइब्रस रूट कहते हैं। Separate the plants you have collected into 2 groups. In group A, put those that have tap roots, and in group B, those that have fibrous roots. Look at the leaves of the plants in group A. What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for plants of group B? अब हमें क्या करना है? जितने भी प्लांट्स हमने कलेक्ट किए हैं, जो कि 2 ग्रुप में हमें बांटने हैं, जिसमें टैप रूट को लेना है और एक में फाइब्रस रूट को लेना है। और इसके बाद हमें देखना है कि ग्रुप ए का जो विनेशन है, जो शिला विन्यास है, वो किस प्रकार का है और ग्रुप बी का विनेशन किस प्रकार का है। डू यू नोटिस दैट लीफ विनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। In table 7.2, can you match the types of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? और इसके बाद आपको 7.2 टेबल में टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन लिखना है, प्लांट का नेम लिखना है, टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन लिखना है एंड टाइप ऑफ रूट्स लिखना है। We have learnt that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. The leaves prepare food. This food travels through the stem and is stored in different parts of plant. We eat some of these as roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of the plant where food is stored. तो बच्चों, हमने देखा कि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से जल को एब्जॉर्ब करती हैं और तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे कि गाजर है, मूली है, शकरकंद है, शलजम है, टैपियोका है आदि हम खाते हैं, और हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन स्टोर्ड रहता है।
Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? Figure 7.18. Write the name of material that goes up in the stem and that which comes down. बच्चों, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तने को दो तरफा वे कहा जाता है, मतलब दो तरफ से वो निकलता है। 7.18 की तरह ये कार्य करता है। और फिगर में हम देखकर हमें लिखना है कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में, फ्लावर के बारे में। बच्चों, पेज नंबर 60 पर हमें फ्लावर दिया हुआ है, जिसमें रोज फ्लावर आपको दिया हुआ है और इसके 3 पार्ट्स दिखाए गए हैं, A, B एंड C। जो A पार्ट है उसको हम रोज़ की गुलाब की कलम बोलते हैं। इसे हम मिट्टी में गमले में लगाते हैं। उसके बाद उसमें कुछ पत्तियां आती हैं, लीव्स आती हैं। और C वाला जो पार्ट है वो एक कंप्लीट फ्लावर है, जिसमें पत्तियां भी हैं और गुलाब का फूल भी दिखाया गया है। बच्चों, इस पिक्चर में आप रोज़ फ्लावर को बहुत क्लियर देख पा रहे हैं। इसमें जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, इसको हम पेटल्स बोलते हैं। जो एक छोटी सी कली दिखाई दे रही है, इसमें भी पेटल्स हैं जो कि भी खिले नहीं हैं। और आपको इसमें जो ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये इन्हें हम सेपल्स बोलते हैं। तो इस पिक्चर को ऐसे और एक रोज़ बर्ड को लेकर हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें कितने सेपल्स हैं, क्या ये आपस में जुड़े हैं या अलग अलग हैं। जितने भी सेपल्स हैं और जो उनकी पंखुड़ियाँ हैं वो किस रंग की हैं। आपने फूलों में पंखुड़ियों की कितनी संख्या देखी है, क्या वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं या अलग होती हैं। और क्या जो उनके सेपल्स होते हैं, जो सेपल होता है वो फूल की पंखुड़ियाँ को अलग करता है या एक साथ रखता है। तो ये सब बातें हमें ऑब्जर्व करनी है। बच्चों, ये है हमारा बेल शेप्ड फ्लावर और नीचे इसमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हम देख रहे हैं। जो बेल शेप्ड फ्लावर है, जो इसको हम हिंदी में बोलते हैं घंटाकार फूल। घंटाकार जो फूल होता है उसकी पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप फूल के अंदर के पार्ट्स को आसानी से देख सकते हैं। 7.21 में फिगर में ये दिखाया गया है। और फूल के अंदर के भाग को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो उसकी बाहर के सेपल्स होते हैं और उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको हटा दीजिए। 7.22 में भी ये बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है। इसमें 7.22 में देखिए क्या दिखाया गया है, हमें ये फूल के पार्ट्स दिखाए गए हैं। बच्चों, यहाँ पर सबसे नीचे आप देखिए पिस्टिल लिखा है, जो कि ग्रीन कलर का पार्ट होता है। उसके ऊपर येलो कलर का पार्ट जो है वो पराग कोश कहलाता है, मतलब एंथर्स। और स्टामेंस वाला जो पार्ट है वो क्रीम कलर का दिखाया गया है। तो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है। अब हम डिटेल में पार्ट्स ऑफ पिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। 7.24 जो फिगर है वो पार्ट्स ऑफ पिस्टल है, जिसमें कि सबसे ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाया गया है स्टिग्मा। उसके नीचे की जो यहाँ पर डंडी दिखाई गई है वो स्टाइली है और ओवरी नीचे की तरफ दिखाई गई है। इसके बाद हम यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ स्टैमेन के पार्ट्स। बच्चों, 7.23 में आपको पार्ट्स ऑफ स्टामेन है, जिसमें कि राइट हैंड साइड पर फिलामेंट है, जिसको हम हिंदी में तंतु बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर है परागकोश, जिसे हम एंथर बोलते हैं। So here is the end of this chapter. Next chapter we will discuss in my next video. So keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.